हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्पीड बूस्टर प्रैक्टिस कोर्स ऑन रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए स्पीड बूस्टर क्लास रीजनिंग के लिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ये क्लास आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि यदि आप ये क्लास रेगुलर एग्जाम तक देते हैं तो आपकी स्पीड यहां से इंक्रीज होगी। उसका रीजन ये है कि मैं जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे। रिसेंट 2018, 17, 18, 19, 20 में जो 21 तक जो एग्जाम हुए हैं आईबीपीएस के द्वारा प्रीलिम्स के, उन एग्जाम के क्वेश्चंस को हम अपनी इस स्पीड बूस्टर क्लास में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास मेरे ओपिनियन में आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यदि आप क्लास रेगुलर लेते हैं तो डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार। मैं आपका फुल मार्क्स कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं सभी का। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा दोस्तों। क्लास का पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। इस क्वेश्चन को आपको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आप विद इन टाइम, कम समय में और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम को कैसे पास किया जाता है, इसका एक मैंने वीडियो अपने इस YouTube चैनल पे डाल रखा है। आईबीपीएस आरआरबी या फिर आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईपीएस एसओ, कोई भी एग्जाम हो उसका प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस की बात बाद में करेंगे। अभी मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं प्रीलिम्स को। तो प्रीलिम्स एग्जाम को कैसे पास किया जाता है, मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इसका एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। आपको स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है वो मैंने डिटेल में समझा रखी है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आखिरकार स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आइए जरा अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। 1 सेकेंड। हाँ जी, अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। देखिए, हमसे पूछा जा रहा है के इज ग्रेटर देन एन, के एन से बड़ा है। ठीक है, और दूसरा कहता है एम इज लेस देन एल, तो एम एल से लेस देन है। दोस्तों, एक बात को ध्यान से सुनो, सेकंड वाले को मैं देखते के साथ ही गलत कर सकता हूँ। सेकंड कंक्लूजन आपका देखते के साथ ही गलत हो गया। अब आप कहोगे सर आपने कैसे कर दिया, ये कौन सा जादू लगा दिया आपने, ये कौन सा जादू लगा दिया कि आप देखते के साथ ही सेकंड वाले को गलत कर रहे हो। अब सुनना जो मैं बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जनरली स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले वो एक स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं इनको जाके समझने की कोशिश करता है, जबकि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट्स के पास नहीं जाते हैं, वो जाते हैं सबसे पहले कंक्लूजन्स के पास। अब यहाँ पे जब मैंने कंक्लूजन्स को देखा तो सेकंड वाले में ये बोलता है कि एम इज लेस देन एल, यानी एम एल से छोटा है। यानी जो ओपन साइड है, जो ओपन साइड है, देखो मैं बता देता हूँ। ये ओपन साइड होती है, ये जो साइड है ना, देखो ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये साइड, ये वाली साइड, ये आपकी ओपन साइड है और ये आपकी क्लोज साइड है। तो ओपन साइड का फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं, तो उस हिसाब से भी देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, अब यहां देखना जरा, यहां पे ये कहता है कि एम एल से छोटा है। ठीक है, जब मैंने स्टेटमेंट को ध्यान से देखा तो मेरे पास दो सीरीज नजर आती हैं, सीरीज नंबर 1 एंड सीरीज नंबर 2। इन दोनों सीरीज के अंदर एम का यूज ओनली फॉर वन टाइम किया गया है, एम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया गया है। और उसमें भी देखो एम एक कॉर्नर पे आ रहा है, यानी एम सिर्फ एक साइड से रिलेशन को बना रहा है, दूसरी साइड एम का दूसरी साइड क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। ठीक है ना। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि एम ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन बनाता है और वो है बड़े का। एम है ना, यहाँ पे सिर्फ बड़े का रिलेशन बना सकता है, ना तो एम बराबर का रिलेशन बना सकता, ना ही एम छोटे का रिलेशन बना सकता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये स्टेटमेंट कहता है।
स्टेटमेंट में साफ दिखाई देता है कि एम अपना रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ भी बनाए, सिर्फ और सिर्फ बड़े का बना सकता है और छोटे का बराबर का बिल्कुल भी नहीं बना सकता। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब एग्जाम में जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं वो इसको देखते के साथ ही गलत करेंगे, क्योंकि क्योंकि अब देखो यदि आप इसकी सीरीज भी बनाते हो तो कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, तो उसी टाइम को तो रिड्यूस करना है, उसी टाइम को तो हमें कम करना है। तो हमने क्या किया कि इसको देखते के साथ ही गलत कर दिया। तो सेकंड वाले पे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सेकंड वाला तो हमने देखते के साथ ही रॉन्ग प्रूव कर दिया है, और रॉन्ग क्यों होगा इसका ब्रीफ सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। तो सेकंड वन इज रॉन्ग। फर्स्ट को देख लेते हैं, के इज ग्रेटर देन एन। तो देखिएगा के यहाँ पे है और एन यहाँ पे है। अब इन दोनों में देखो के यस बड़ा हो सकता है और एन छोटा हो सकता है। यहाँ पे देखो इसमें बोला है ना के एन से बड़ा है, तो इसका दूसरा मतलब ये होगा कि एन के से छोटा है। तो यहाँ पे दोनों बातें पॉसिबल हो सकती हैं। अब इसकी हमें एक सीरीज बनानी पड़ेगी। सीरीज कैसे बनाएंगे, जिनको मिलाना है भाई, के को एन से मिलाना है, के को एन से मिलाना है, तो इनको ऐसे लिख लो। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है भाई, सीरीज नंबर 1 एंड सीरीज नंबर 2 में कॉमन फैक्टर क्या है भाई, देखिए इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, आई जे के एल। तो यहाँ पे देखते हैं जे, जे यहाँ भी है और जे यहाँ भी है, तो जे इन दोनों में कॉमन है। अब एक बार को ध्यान से देखना, के का रिलेशन जे के, अब जो कॉमन फैक्टर होता है ना उसको यहाँ बीच में लिख लेते हैं हम, कॉमन फैक्टर को बीच में लिख लेते हैं। के का रिलेशन जे के साथ में क्या है, के का रिलेशन जे के साथ में इक्वल का है, तो ये लीजिए के और जे के बीच में मैंने लगा दिया इक्वल का साइन। अब j का रिलेशन n के साथ, देखिए जरा यहाँ पे j का रिलेशन n के साथ निकालते हैं। बताइए जरा दोस्तों, ये जो ओपन साइड है ये किधर है, n की तरफ। यहाँ भी जो ओपन साइड है वो किधर है भाई, देखो ओपन साइड n की तरफ ही जा रही है। तो कुल मिला के जो ओपन साइड है वो n की साइड ही होनी चाहिए। तो ये लो ओपन साइड को मैंने n की तरफ कर दिया। ओपन साइड सीरीज में n से लेकर j तक, सीरीज में ओपन साइड n की तरफ है, तो जो सीरीज में नीचे बना रहा हूं वहां भी जो ओपन साइड होगी वो n की तरफ ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये मेरी सीरीज हो गई कंप्लीट। अब देखो इक्वल का साइन यहां तो है, बट यहां पे तो इक्वल नहीं है ना। यदि इक्वल यहां पे नहीं है इसलिए मैं यहां पे j और n के बीच में इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा। अब फाइनली यहाँ पे दोस्तों कंक्लूड करके बताइए क्या रिलेशन बनना चाहिए। अब देखो एक छोटा सा ट्रिक और मैं बताता हूं आपको। के का रिलेशन जे के साथ में क्या है कि के और जे दोनों इक्वल है। तो यदि मैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे जे की जगह पर के को प्लेस कर दो। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों क्यों बोल सकते हैं, इसका रीजन ये है कि के और जे दोनों इक्वल साइज के हैं या इक्वल हाइट के हैं, इक्वल है दोनों। तो जहां पर जे होगा वहां पर के को प्लेस किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे दोस्तों एक बात बताइए, यहां पर चेक करके बताओ रिलेशन क्या बन रहा है। रिलेशन बनता है कि एन इज ग्रेटर देन के, एन इज ग्रेटर देन के, और इसने क्या बोला है, एन इज लेस देन के बोला है। तो दोस्तों ये भी गलत हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है और दोनों रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पसंद आया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सभी ग्रुपों के अंदर शेयर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आइए जरा। अब यहाँ पे i इज लेस देन n, i इज लेस देन n, यस पॉसिबल है, i इज लेस देन n, यस ये भी पॉसिबल। तो हमें यहाँ पे सीरीज बनानी पड़ेगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो i को n से मिलाना है तो ऐसे लिख लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अगेन वही j कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन j है उसको बीच में लिख लेते हैं। दोस्तों बताइए जरा, i से कहां तक जाना है, j तक जाना है। तो बताओ i का रिलेशन j के साथ में क्या बन रहा है। आप कहोगे सर i का रिलेशन j के साथ में है कि जो i है ना वो j से छोटा है, या फिर उल्टा बोल लो कि j i से बड़ा है। तो ये लो मैंने j को i से बड़ा कर दिया। अब j का रिलेशन n के साथ, j का रिलेशन n के साथ अभी अभी हमने ऊपर मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बनाया था कि n इज ग्रेटर देन j। तो यहाँ पे ये दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो इसको मैंने डायरेक्टली पिक कर लिया, n इज ग्रेटर देन j। अब मुझे एक बात बताइए, यदि यहां से मैं कंक्लूजन निकालूं तो यहां जो ओपन साइड है दोस्तों, आई से लेके एन की बात कर रहा हूं, ओपन साइड किधर है, ओपन साइड है एन की तरफ। यहां भी दोस्तों देखना जरा, यहां भी जो ओपन साइड है वो किधर है, एन की तरफ। तो कुल मिला के जो ओपन साइड है वो एन की तरफ होनी चाहिए कंक्लूजन के अंदर भी। यस दोस्तों, कंक्लूजन में भी जो ओपन साइड है वो एन की तरफ है। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। आइए जरा दूसरे निष्कर्ष की तरफ चलते हैं।
अब हमें आई को एम से मिलाना है, तो आई को एम से मिलाना है। मिलाने वाला कौन, अगेन वही जे है, तो जे को जो मिलाने वाला होता है उसको सेंटर में लिख लेते हैं। ठीक है, अब आइए जरा, सबसे पहले हमें आई को जे से देखना है, तो आई को जे से अभी अभी हमने देखा कि जे ओपन साइड किधर की साइड करनी है, जे की तरफ करनी है, तो ये लीजिए ओपन साइड मैंने कर दी जे की तरफ। अब जे का रिलेशन एम के साथ, ये लीजिए दोस्तों, ये लीजिए जे का रिलेशन एम के साथ, ओपन साइड एम की तरफ, ध्यान से सुनते चलो, ओपन साइड एम की तरफ, ओपन साइड एम की तरफ, तो यहां भी ओपन साइड एम की तरफ। ठीक है, अब इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इक्वल का यूज ओनली फॉर वन टाइम किया गया है। यदि इक्वल का यूज एम से लेके जे तक बराबर तरीके से सबके बीच में होता, तो हम एम और जे के बीच में इक्वल का साइन का यूज करते। यदि सीरीज में दो एलिमेंट्स के बीच में कहीं पर भी इक्वल का साइन एक बार भी यदि ब्रेक हो जाएगा ना, तो फिर हम इक्वल को कंसिडर करते ही नहीं है। इक्वल यदि लगाना है तो फिर इक्वल सब में आना चाहिए, यदि एक जगह भी ब्रेक हो गया तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। चलिए, अब आइए जरा यहाँ पे देखते हैं, ओपन साइड है जो एम की तरफ है, ओपन साइड है जो एम की तरफ है, तो कुल मिला के जो ओपन साइड है दोस्तों वो एम की तरफ ही होनी चाहिए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ओपन साइड एम की तरफ ही है, तो सेकंड वन इज ट्रू, यानी सेकंड वन ऑल्सो फॉलो, यानी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कंक्लूजंस विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन ई इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर है, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। अब जी को ए से मिलाना है, जी यहाँ पे है, जी बड़ा हो सकता है क्या, बिल्कुल बड़ा हो सकता है, ए छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइए जरा मिलाते हैं, जी को ए से मिलाना है, और मिलाने वाला कौन, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है भाई, देखो ए ई के एल, तो ई कॉमन है दोनों में, ई क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसको क्या करेंगे, सेंटर में लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जी से लेके ई तक जाना है, तो बताइए जरा, जी से लेके ई तक में हमें क्या पता चला कि जो ओपन साइड है वो ई की तरफ है, तो ये लीजिए ओपन साइड ई की तरफ है। फिर ई से लेके ए तक जाना है, अब इसमें हमें क्या पता लगा कि इसमें जो ओपन साइड है वो ई की तरफ है, तो ये लीजिए दोस्तों इसमें भी ओपन साइड ई की तरफ है। अब मुझे बता दो जी और ए के बीच में इस तरीके के साइन आ रहे हैं क्या, देखिए जरा, क्या इस तरीके के साइन आ रहे हैं, आप कहोगे यस सर इस तरीके के साइन आते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक तो ये वाले साइन और एक ये वाले साइन, इनको बोलते हैं हम अपोजिट साइन, इनको क्या बोलते हैं हम, अपोजिट साइन। और जहां पर भी किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में अपोजिट साइन आ जाते हैं, वो कंक्लूजन्स कभी भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो डाउट की कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन होने की वजह से इसमें हम अनसर्टेनिटी कहेंगे कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुल मिला के इसको क्या करेंगे, हम रॉन्ग कहेंगे। ये कंक्लूजन क्या कहलाएगा आपका, गलत कहलाएगा, बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन। एक ही बात ध्यान रखो, अपोजिट साइन की वजह से गलत। चलिएगा दोस्तों, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट सॉरी ये नेक्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं। पहला कंक्लूजन हमारा क्लियर है, नेक्स्ट कंक्लूजन को देखेंगे। आइए जरा, एच को बी से मिलाना है, तो देखिए जरा, एच को बी से मिलाना है, क्या एच छोटा हो सकता है, यस, और बी, हाँ। देखिए दोस्तों ये गलत है, ये गलत है। मैंने कैसे गलत कर दिया, ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास दो सीरीज है, दोनों सीरीज में से एक सीरीज में ही सिर्फ बी का इस्तेमाल हुआ है, दूसरी सीरीज के अंदर बी का यूज नहीं किया गया। अब जिस सीरीज में बी का यूज किया गया है, उस सीरीज में देखो जो बी है ना, वो सिर्फ छोटे का रिलेशन ही बना सकता है, ना तो बड़े का रिलेशन बना सकता, ना ही बराबर का रिलेशन बना सकता। कंक्लूजन में बी को बड़ा कर रखा है, हाउ इज इट पॉसिबल, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है कि ओनली फॉर वो छोटा ही हो सकता है, और इसमें कह रहा है बड़ा होगा। तो ये तो दोस्तों गलत है, इसको तो मैं देखते के साथ ही गलत करूंगा। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आइए जरा दोस्तों इसका सोल्यूशन देखते हैं। एच को के से मिलाना है, देखो एच छोटा और के बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए, अब आइए जरा, जो कॉमन है इन दोनों में वो क्या है, कॉमन इन दोनों में अगेन वही ई है, तो ई की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एच से लेके ई तक जाना है, आइए जरा दोस्तों एच से लेके ई तक चलते हैं। बताइए यहाँ पे जो ओपन साइड है वो ई की तरफ है, यहाँ भी जो ओपन साइड है वो ई की तरफ है। हम ओपन साइड कहां से लेके कहां तक चेक करेंगे, जिन दो एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन मुझे चाहिए, उन एलिमेंट्स के बीच के सिर्फ ओपन साइड चेक करना है बस, और किसी का नहीं करना। तो मुझे एच को ई से मिलाना था, तो मैंने एच और ई के बीच के ही ओपन साइड को चेक किया।
यहाँ जो ओपन साइड है वो ई की तरफ है, यहाँ जो ओपन साइड है वो ई की तरफ है, तो यहाँ जो ओपन साइड है वो भी ई की तरफ ही होगी। आइए जरा अब एच को के से मिलाना है, सॉरी ई को के से मिलाना है, तो ये लीजिए ई और के तो ऑलरेडी एक ही बार आ रहा है, तो ओपन साइड के की तरफ करनी है, तो ये लीजिए ओपन साइड के की तरफ कर देते हैं। अब मुझे एक बात थोड़ा सोच के समझ के बताइएगा, यहाँ जो ओपन साइड है वो के की तरफ है और यहाँ जो ओपन साइड है वो के की तरफ है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी यदि ओपन साइड के की तरफ है तो वो कंक्लूजन सही होगा। तो आइए जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ओपन साइड है दोस्तों वो के की तरफ ही है, इट मींस ये कंक्लूजन आपका करेक्ट है। ठीक है, ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, एल को जी से मिलाना है। आइए, एल को जी से मिलाना है। ठीक है, एल हमारा यहाँ पे है, एल बड़ा हो सकता है क्या और जी छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइए जरा मिलाते हैं, एल को जी से मिलाना है, मिलाने वाला कौन, ई, तो जो मिलाने वाला है उसको बीच में लिख लेते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले देखते हैं एल का रिलेशन ई के साथ में क्या होगा। एल का रिलेशन ई के साथ में देखिए, ओपन साइड एल की तरफ, ओपन साइड एल की तरफ, तो ये लीजिए ओपन साइड एल की तरफ। फिर ई का रिलेशन जी के साथ, तो ओपन साइड ई की तरफ, तो ये लीजिए दोस्तों ओपन साइड ई की तरफ। अल्टीमेटली जब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे तो हमें ये देखना है कि यहाँ जो ओपन साइड है वो एल की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड एल की तरफ है, तो एल और जी के बीच में ओपन साइड एल की तरफ ही आनी चाहिए, जो कि यहाँ भी है। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए जरा, जेड इज लेस देन आर, तो दोस्तों एक बात बताइए, जेड इज लेस देन आर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जेड छोटा है और यहाँ पे आर बड़ा है, तो यस आर को हमें बड़ा ही करना है और जेड को छोटा ही करना है, तो पॉसिबल है। तो जेड को आर से मिलाना है। अब देखते हैं कहीं बीच में अपोजिट तो नहीं आ रहे। इन दोनों सीरीज में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है टी, तो जो टी कॉमन है उसको लिख लेते हैं बीच में। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जेड से लेके हमें कहां तक जाना पड़ेगा, जेड से लेके हमें जाना पड़ेगा पहले टी तक, और फिर टी से लेके हमें जाना पड़ेगा आर तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहले जेड से लेके टी तक चलो। तो जेड से लेके टी तक जब मैंने देखा, तो यहाँ पे जो मुझे ओपन साइड है वो टी की तरफ, यहाँ भी टी की तरफ, यहाँ भी टी की तरफ, यहाँ भी टी की तरफ, तो ये लीजिए दोस्तों यहाँ भी टी की तरफ, ओपन साइड टी की तरफ। अब टी का रिलेशन आर के साथ, नाउ यू कैन सी ऑन दिस स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स में देखो ओपन साइड है जो आर की तरफ है, तो ये लीजिए ओपन साइड यहाँ भी आर की तरफ होगी। अब यहाँ चेक कीजिए कि यहाँ भी ओपन साइड आर की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड आर की तरफ है, तो कंक्लूजन में भी ओपन साइड आर की तरफ ही होनी चाहिए। यस, बिल्कुल सही, आर की तरफ। ठीक है, आइए जरा दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला कंक्लूजन, v इज ग्रेटर देन s, क्या v s बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। तो v को s से मिलाना है, v को s से मिलाना है, मिलाने वाला जो कॉमन है वो t है, तो t को बीच में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले v का रिलेशन t के साथ देखो, तो यहाँ तो हमें पता ही है कि यहाँ पे जो ओपन साइड है वो t की तरफ आएगी, और फिर t का रिलेशन s के साथ देखो, यहाँ देख सकते हैं आप ओपन साइड किसकी तरफ है, t की तरफ, तो ये लीजिए दोस्तों बीच में आ गए क्या, v और s के बीच में आ गए अपोजिट साइन, अपोजिट साइन होने की वजह से ये हो गया गलत। ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट का मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब आपके सामने सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली एंड ओनली ऑफ यू, तो आपसे डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। ठीक है, आइए जरा सुनना क्या बोला क्वेश्चन ने, ओनली आ फ्यू मंथ्स आर वीक्स, इसका एक ही मतलब होता है, ओनली आ फ्यू का मतलब होगा सम प्लस सम मंथ्स आर वीक एंड सम मंथ्स आर नॉट वीक। तो आइए जरा इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सम मंथ्स आर वीक और फिर सम मंथ्स आर नॉट वीक। ठीक है, आगे बढ़ो। नो डेज आर मंथ, कोई भी डे आपका मंथ नहीं है, तो यहां से इसको अलग कर देते हैं। भाई मंथ का मना किया है ना, तो कोई भी डे आपका मंथ नहीं है, तो ये लीजिए इस तरीके से अलग हो जाएगा। ऑल ईयर्स आर मंथ, जितने भी ईयर्स हैं वो सभी मंथ हैं, तो जितने भी ईयर्स हैं वो सभी मंथ हैं, तो दोस्तों ईयर्स किसके अंदर आएंगे, मंथ के अंदर आएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, यहाँ पे मंथ लिख देते हैं और यहाँ पे इसको ईयर लिख देते हैं, और इसका मना किया गया है यहाँ पे। ठीक है, आई होप या फिर एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा डायग्राम है ना थोड़ा क्लियर बना लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे। ओनली आ फ्यू मंथ्स आर वीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं
सम मंथ्स आर वीक एंड सम मंथ्स आर नॉट वीक। फिर कह रहा है नो डेज आर मंथ, तो नो डेज आर मंथ, ये लीजिए नो डेज आर मंथ। फिर कहता है ऑल ईयर्स आर मंथ, ऑल ईयर्स आर मंथ, तो ये लीजिए ऑल ईयर्स आर मंथ। ठीक है, अब फर्स्ट कंक्लूजन कहता है, देखो दोनों कंक्लूजन श्योरिटी के हैं, दोनों कंक्लूजन किसके हैं, श्योरिटी के हैं। तो श्योरिटी के कंक्लूजन में श्योरिटी में दिखना भी चाहिए, डायग्राम के अंदर दिखना भी चाहिए, तभी सही करते हैं, अदरवाइज गलत कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि सम डेज आर वीक्स, कुछ डेज वीक्स हैं, यदि हैं तो डायग्राम में दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो गलत कर देंगे, दिखेगा तो सही कर देंगे। तो डेज और वीक का सम पोर्शन कनेक्ट कर रहा है क्या, आइए जरा देखते हैं। दोस्तों डेज तो यहाँ पे हैं, वीक यहाँ पे हैं, ये तो कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब ये कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ तो श्योरिटी में पूछा है, तो ऊपर तो दिख ही नहीं रहा, तो गलत कर देते हैं, चलो इसको गलत कर देते हैं। नो डेज आर वीक, अगेन वही बात, नो डेज आर वीक, तो ये भी आपका क्या जाएगा, ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ श्योरिटी में पूछा जरूर है, बट ऊपर श्योरिटी में दिखता नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या डेज और वीक में कोई नेगेटिव रिलेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगा रखा है क्या? क्या इसने स्टेटमेंट में ऐसा बोला है कि नो डेज आर वीक या नो वीक आर डेज, ऐसा बोला है? नहीं बोला, तो ये कैसे राइट होगा? सेकंड वाला तो राइट नहीं होगा, ठीक है ना। यदि डेज और वीक में कुछ बात ही नहीं कर रहा, तो डाउटफुल केसेस के अंदर डाल के दोनों को गलत कर देते हैं। और फिर दूसरी बात, श्योरिटी में पूछा है, बट ऊपर श्योरिटी में दिखता नहीं है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर कोई डेज वीक नहीं है, दिख तो रहा है, डेज और वीक अलग अलग है। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, डेज और वीक अलग अलग हैं, लेकिन क्या इनमें कोई नेगेटिव संबंध दिया है क्या? ये भी तो देखो, डेज और वीक में कोई नो का रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया, तो फिर कैसे राइट करेंगे इसे? भाई इसको राइट नहीं कर सकते हैं, इसको राइट नहीं कर सकते, तो दोनों आपके गलत है। अब मेरी बात को सुनना, अब जो बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, आइदर का केस। आइदर का केस समझो आप दोस्तों, इसने कहा है कि सम डेज आर वीक, कुछ डेज वीक हैं, यानी डेज और वीक में एक संबंध है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, डेज एंड वीक आपस में रिलेटेड हैं। फिर कहता है कि नो डेज आर वीक, यानी डेज और वीक में कोई रिलेशन नहीं है। पहले तो कह रहा है कि डेज और वीक में रिलेशन है, फिर कहता है डेज और वीक में कोई रिलेशन नहीं है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, या तो मैं आपका टीचर हूं या नहीं हूं, इन दो में से एक बात तो सही होगी। इन द सेम वे, इसी प्रकार से पहले कहता है कि सम डेज आर वीक, यानी डेज और वीक रिलेटेड हैं, फिर कहता है डेज और वीक रिलेटेड नहीं है। क्या दोनों बातें गलत हो सकती हैं? जी नहीं दोस्तों, दो में से एक बात तो बिल्कुल यहां पर सही होगी, ठीक है। या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, डेज और वीक या तो रिलेटेड है या नहीं है, इन दो में से एक बात बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हम देंगे वो ऑप्शन सी देंगे, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो पहला अनुसरण करेगा या फिर दूसरा अनुसरण करेगा, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। अब यदि आप आइदर और का केस समझना चाहते हैं कि आइदर और के स्लॉग्स में कितने केसेस होते हैं, तो उन केसेस को समझने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पे सिलोजिज्म लिखा होगा, सिलोजिज्म की प्लेलिस्ट में जाके आप आइदर और के केसेस को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सम क्रिकेटर और बैट्समैन, सम क्रिकेटर और बैट्समैन का डायग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए सम क्रिकेटर और बैट्समैन। नेक्स्ट इज ओनली आ फ्यू क्रिकेटर आर बॉलर, तो ये तो हो गए आपके बैट्समैन। ओनली आ फ्यू क्रिकेटर आर बॉलर, तो क्या बोलेंगे, सम क्रिकेटर आर बॉलर एंड सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर। नेक्स्ट, ऑल बॉलर्स आर ऑलराउंडर, जितने भी बॉलर्स हैं वो सभी क्या है, ऑलराउंडर हैं। तो ये लीजिए जितने भी बॉलर्स हैं वो सभी क्या है, ऑलराउंडर है। तो डायग्राम हमारा कंप्लीट है। आइए जरा फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं। दोस्तों पहला कंक्लूजन तो श्योरिटी का है और दूसरा कंक्लूजन पॉसिबिलिटी का है, ठीक है। यहाँ पॉसिबिलिटी वर्ड दिख रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। फर्स्ट क्या कहता है, सम बॉलर्स आर नॉट क्रिकेटर, कुछ बॉलर्स क्रिकेटर नहीं है, यानी श्योरिटी में पूछा है तो श्योरिटी में दिखना भी चाहिए, कुछ बॉलर क्रिकेटर नहीं है। दोस्तों ये गलत होगा, ये गलत होगा। यदि इसने कुछ ऐसा बोला होता कि सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर, वो तो सही हो जाता, क्योंकि वो क्लियर कट नजर आ रहा है डायग्राम में, क्लियर कट। हमें देखो ये वाले क्रिकेटर देखना आप, ये वाले क्रिकेटर देखो, ये वाले हमने अभी अभी इस चीज को समझा था कि ओनली आ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम प्लस सम नॉट, यानी सम क्रिकेटर आर बॉलर एंड सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर। तो सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर हमें यहां पे दिखाई देते हैं,
यदि सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर होता तो वो कंक्लूजन सही होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है सम बॉलर आर नॉट क्रिकेटर, उल्टा कर दिया इसने। तो हमें ऐसे बॉलर नजर नहीं आते हैं। आप डायग्राम को अच्छे से देखो, बॉलर्स के पास जाओ और बॉलर्स के पास जाकर के ये देखो कि क्या बॉलर्स में ऐसे बॉलर्स हैं क्या जो क्रिकेटर में नहीं जाएंगे? नजर ही नहीं आ रहे, नजर नहीं आते हैं, दिखाई नहीं देता है। बट कंक्लूजन ने शॉर्टी में पूछा था, दैट इज वाई ये गलत होगा। ठीक है, चलिए आइए जरा, सम बैट्समैन आर बॉलर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बैट्समैन बॉलर होने की संभावना है। अब ये पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ बॉलर पॉसिबिलिटी में चले, कुछ बैट्समैन बॉलर में चले जाएं। तो दोस्तों देखिए जरा, ये जो बैट्समैन हैं और यहाँ पे ये बॉलर हैं, इनके बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि इनके बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो दे आर फ्री, वो एकदम आजाद हैं एक दूसरे के पास जाने के लिए और रेडी हैं। ठीक है, तो सम बैट्समैन आर बॉलर इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट इज पॉसिबल, ये सब पॉसिबल है, इस बात की संभावना है। तो सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि आपको ये और भी अच्छे से समझना है ना दोस्तों कि श्योरिटी पॉसिबिलिटी क्या होता है, कैसे होता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और वहां पे स्लॉजम के बेसिक वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आइए जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल रोजेस आर लोटस, जितने भी रोज हैं वो सभी क्या हैं दोस्तों, वो सभी लोटस हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। नो रोज इज जैस्मिन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे रोज का रेस्ट्रिक्शन है जैस्मिन के साथ। यहाँ जैस्मिन का रेस्ट्रिक्शन लोटस के साथ में नहीं है, रोज के साथ में। ध्यान रखिएगा किसके साथ में है, रोज के साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू जैस्मिन आर लिली, तो सम जैस्मिन आर लिली एंड सम जैस्मिन आर नॉट लिली, सम जैस्मिन आर नॉट लिली। चलो आइए जरा, अब यहां देखो दोस्तों, पहला कंक्लूजन है कैन नेवर बी। ठीक है, मैंने ना जाने कितने टीचर्स को, ना जाने कितने स्टूडेंट्स को इन दो वर्ड्स पे कंफ्यूज होते हुए देखा है, कैन बी एंड कैन नेवर बी। कभी नहीं समझ पाते स्टूडेंट्स कि ये है क्या, और जब एग्जाम में आता है तो फिर इधर उधर देखते रहते हैं और कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो आइए जरा इसको मैं क्लियर कर ही देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर ही देता हूँ, मुझे 2 मिनट का टाइम लगेगा, मैं आप लोगों के लिए इतनी चीजें तो कर ही सकता हूँ। दोस्तों दो शब्द होते हैं, एक होता है कैन बी और एक होता है कैन नेवर बी। दोनों के अलग अलग मतलब हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमेशा यही सोचते हैं कि दोनों का एक ही मतलब होता है और वो है पॉसिबिलिटी। गलत। अब यहां देखिएगा, कैन बी ऑलवेज रिप्रेजेंट पॉसिबिलिटी, ये सभी बच्चों को पता है। ठीक है, कैन बी किसको रिप्रेजेंट करता है, कैन बी हमेशा पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बट दोस्तों ध्यान रखिएगा, कैन नेवर बी किसको रिप्रेजेंट करता है, कैन नेवर बी रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव श्योरिटी को। कैन नेवर बी कभी भी संभावना को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कैन नेवर बी ऑलवेज रिप्रेजेंट नेगेटिव श्योरिटी, ये हमेशा नेगेटिव श्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमेशा नेगेटिव श्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, पॉसिबिलिटी को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। कैन नेवर बी कभी नहीं हो सकते, ये आपको एक सेंस देता है और श्योरिटी का सेंस दे रहा है, कभी नहीं हो सकते। कैन नेवर बी का मतलब कभी नहीं हो सकते, कैन बी का मतलब हो सकते हैं यानी पॉसिबिलिटी। बट कैन नेवर बी आपको एक ही सेंस देता है, कभी नहीं हो सकते, यानी नेगेटिव श्योरिटी का सेंस देता है। तो ध्यान रखिएगा, अब यहां हमारे पास क्या है, कैन नेवर बी है। कैन नेवर बी का मतलब हमें ये नेगेटिव श्योरिटी में पूछ रहा है। ठीक है, नेगेटिव श्योरिटी में पूछ रहा है, तो हमें नेगेटिव श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कुछ लिली दोस्तों ऐसे होने चाहिए जो कभी भी रोज में ना जाए, श्योरिटी में दिखना चाहिए। अब दोस्तों कुछ लिली ऐसे हैं क्या जो कभी भी रोज में नहीं जाएंगे, यस ये आपका सही होगा। क्यों होगा, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो लिली हैं ये जैस्मिन को टच करते हैं। ठीक है, ये वाले जो ब्लू वाले जो लिली हैं ये जैस्मिन को टच करते हैं, और जैस्मिन का रोज के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। जैस्मिन का रोज के साथ में क्या लगा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो वो वाले लिली कौन से वाले, जो जैस्मिन को टच करते हैं, वो वाले लिली जो जैस्मिन को टच करते हैं वो वाकई में कभी भी रोज के अंदर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे।
यहाँ पे नेगेटिव श्योरिटी कह सकते हैं हम कि यस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी इसने नेगेटिव श्योरिटी में पूछा है। अब यदि दिखाई दे रहा है तो दोस्तों इसको सही करना पड़ेगा, इसको हमें सही करना पड़ेगा। सेकंड को देखिए, ऑल जैस्मिन आर लोटस इज अ पॉसिबिलिटी। सारे जैस्मिन लोटस में जाने की संभावना है क्या? क्या कुछ जा सकते हैं क्या? मतलब कुछ नहीं, ऑल ऑल की बात कर रहा है दोस्तों। लोटस का जो ये वाला पोर्शन है, लोटस के इस वाले पोर्शन के अंदर रोज तो है नहीं, तो जैस्मिन लोटस के इस वाले पोर्शन के अंदर उठ के आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इट इज पॉसिबल, ये संभव है, ये आ सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब डाउट का केस है। और मैंने आपको बता रखा है कि जहां पे डाउट होता है वहां पर पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, वहां पर पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। तो सेकंड वन इज ट्रू और फर्स्ट वन इज ऑल्सो ट्रू, तो यहाँ पे दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम माउस इज डेस्कटॉप। आइए जरा डायग्राम बना लेते हैं इसका। सम माउस इज डेस्कटॉप, सेकेंड वन इज ओनली डेस्कटॉप और सीपीयू, यानी ओनली डेस्कटॉप और सीपीयू बोला है इसने, ध्यान रखिएगा, ओनली डेस्कटॉप और सीपीयू। तो पहले तो एक बार पहले वाले को वापस बनाते हैं, सम माउस और डेस्कटॉप। अभी कहता है ओनली डेस्कटॉप और सीपीयू, तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली को कन्वर्ट करेंगे ऑल के अंदर, सीपीयू को करेंगे आगे, डेस्कटॉप को करेंगे पीछे, ठीक है। ओनली डेस्कटॉप और सीपीयू का मतलब क्या होगा, ऑल सीपीयू आर डेस्कटॉप, ऑल सीपीयू आर डेस्कटॉप। और यहां दोस्तों सीपीयू के अंदर हमें एक साइन लगाना पड़ेगा और वो साइन होगा क्रॉस का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू के ऊपर जो कंप्लीट राइट है वो सिर्फ डेस्कटॉप का है, सीपीयू के पास अब कोई नहीं जा सकता एक्सेप्ट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अलावा सीपीयू के पास कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पे इस सीपीयू के ऊपर इस ओनली वर्ड की वजह से लग गया है एक रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। आगे बोलो, नो डेस्कटॉप इज कीबोर्ड, कोई भी डेस्कटॉप आपका कीबोर्ड नहीं है, तो ये लीजिए नो डेस्कटॉप इज कीबोर्ड। अब सुनो फर्स्ट क्या कहता है, सम माउस आर नॉट कीबोर्ड, कुछ माउस कीबोर्ड नहीं है। यहां पे शॉर्टी में पूछा है, तो शॉर्टी में पूछा है तो दोस्तों शॉर्टी में दिखना भी चाहिए। तो कुछ माउस ऐसे हैं क्या जो कीबोर्ड नहीं है दोस्तों। ये वाले जो माउस है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाले जो माउस हैं जो डेस्कटॉप को टच करते हैं, ये वाले माउस जो डेस्कटॉप को टच करते हैं, ये वाकई में कभी भी कीबोर्ड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड का डेस्कटॉप के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो वो वाले माउस जो डेस्कटॉप हैं वो वाकई में कीबोर्ड के अंदर कभी नहीं जाएंगे। श्योरिटी में दिखता भी है, श्योरिटी में पूछा भी है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। सेकंड देखो, ऑल सीपीयू कैन नेवर बी माउस, कैन नेवर बी नेगेटिव श्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो ऑल सीपीयू कैन नेवर बी माउस, जितने भी सीपीयू हैं वो कभी भी माउस नहीं हो सकते। मैंने आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि ओनली वर्ड की वजह से इस सीपीयू के ऊपर लग गया है रेस्ट्रिक्शन। सीपीयू के पास सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप जा सकता है, ना तो माउस जा सकता, ना कीबोर्ड जा सकता, ना और भी कुछ और आ जाते वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि ओनली वर्ड की वजह से सीपीयू का रेस्ट्रिक्शन लग गया सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप के साथ, ठीक है। सीपीयू के पास सिर्फ डेस्कटॉप जा सकता है और कोई भी यहाँ पे नहीं जा सकता। अब यहाँ पे इसने बोला है कि सभी सीपीयू कभी माउस नहीं हो सकते, सही बात है दोस्तों, नहीं हो सकते, क्योंकि सीपीयू के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है माउस और कीबोर्ड के साथ। तो उसने पूछा है कि कभी नहीं हो सकते, यस कभी नहीं हो सकते, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली आर्मीज नेवी, अभी आपको बताया ओनली आर्मीज नेवी को क्या बोलेंगे, ऑल नेवी इज आर्मी, और इस नेवी के ऊपर क्या लगेगा, रेस्ट्रिक्शन लगेगा ओनली वर्ड की वजह से। सम आर्मी इज एयरफोर्स, तो ये तो हो गई आपकी आर्मी, ठीक है, और सम आर्मी इज एयरफोर्स, तो इसको एएफ कर देते हैं, एयरफोर्स को एएफ कर देते हैं। नो एयरफोर्स इज सोल्जर, कोई भी एयरफोर्स क्या नहीं है, सोल्जर नहीं है, तो ये लग गया एक रेस्ट्रिक्शन। आइए जरा, ऑल सोल्जर कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, सभी सोल्जर कैन बी आर्मी, यानी सभी सोल्जर्स आर्मी हो सकते हैं। क्या सारे सोल्जर्स आर्मी के अंदर जा सकते हैं, यस दोस्तों जा सकते हैं, क्योंकि सोल्जर का आर्मी के साथ में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सोल्जर का एयरफोर्स के साथ में रेस्ट्रिक्शन है, आर्मी के साथ में नहीं है, तो यस सोल्जर आर्मी के अंदर जा सकते हैं। सम भी जा सकते हैं, ऑल भी जा सकते हैं,
ठीक है, तो पहला आपका सही है, क्योंकि आर्मी का ये पोर्शन देखो इस वाले पोर्शन में आ सकता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि उल्टा बोल देता ना कि ऑल आर्मी कैन बी सोल्जर, वो गलत हो जाता, क्योंकि यदि मैं सभी आर्मी को सोल्जर के अंदर लेके जाऊंगा तो ये वाले आर्मी जो एयरफोर्स के अंदर हैं ये वाले आर्मी भी सोल्जर में चले जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है एयरफोर्स का सोल्जर के साथ। सेकंड को देखिएगा, सम सोल्जर्स इज नॉट नेवी, श्योरिटी का कंक्लूजन है, श्योरिटी का कंक्लूजन है तो श्योरिटी में देखना चाहिए। सम सोल्जर्स इज नॉट नेवी, कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं जो नेवी नहीं है। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको ये बोला कि नेवी का रिलेशन, नेवी का रेस्ट्रिक्शन एयरफोर्स और सोल्जर के साथ में लगेगा, नेवी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आर्मी के साथ बन सकता है, क्योंकि यहाँ देखो क्रॉस का साइन बना हुआ है, तो नेवी का रिलेशन ना तो एयरफोर्स के साथ हो सकता ना ही सोल्जर के साथ हो सकता। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नेवी और सोल्जर में नन का रिलेशन है, नन या फिर कह दो नो का रिलेशन है। और हमेशा ध्यान रखना, यदि किन्हीं एलिमेंट्स में नो का संबंध बन जाता है तो वहां पे सम नॉट का रिलेशन भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंप्लाइड हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहां पे नो का रिलेशन है वहां सम नॉट भी इंप्लाइड रहता है, इस बात को याद रखिएगा। सेकंड भी करेक्ट है, दोनों सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन डी सब। आगे चलो, अब आपसे कहता है कि सोल्जर को ये लिखा जाता है तो मॉर्निंग्स को क्या लिखा जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और सिंपल सा क्वेश्चन किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का है। तो चलो कर लेते हैं सॉल्व इसको। सोल्जर, यदि ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, लगभग लगभग 1 मिनट तो कम से कम लेगा ही लेगा। तो क्योंकि यदि आप स्पीड में करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर बैठेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वी पी आई टी क्यू डी सी के, क्यू डी सी क्यू, ठीक है। 11, 3, 4, 17, 20, T20 क्रिकेट मैच पता ही आपको, आई नो, P16, V22। अब इसके बाद हमें इस वर्ड को सिंपली बीच में से क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। 4 लेटर इधर है, 4 ही लेटर इधर है। अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ मुझे एक रिलेशन नजर आता है, 21 से 22, 19 से 20, 15 से 16 और 8 से 9, ठीक है, क्रॉस में +1। तो यहाँ देखना जरा, 18 से 17, 12 से 11, 5 से 4, 4 से 3, क्रॉस में -1। तो एक टुकड़े में, लेफ्ट वाले टुकड़े में तो क्रॉस में +1 है, राइट वाले टुकड़े में क्रॉस में -1 है। तो चलो फिर, अब जिसका हमें आंसर निकालना है, लॉजिक तो हमें मिल गया, जिसका हमें आंसर निकालना है उसको लिख लेते हैं। अब ये मॉर्निंग वर्ड है, एक काम करो इसको यहीं बीच में से ब्रेक कर दो, है ना। अब 4 लेटर राइट साइड में, 4 लेटर लेफ्ट साइड में। अब देखो क्रॉस में हमें +1 करना है, तो एन से +1 करोगे तो जे के एल एम एन ओ, ठीक है। आर से +1 करोगे तो पी क्यू आर एस, ठीक है। ओ से +1 करोगे तो ओ पी, और एम से +1 करोगे तो एम एन। यहाँ हमें -1 करना है भाई, एस 19 पे आएगा, एस हमारा 19 पे है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जी 7 पे आता है तो एफ आ जाएगा 6 पे, ठीक है। एन 14 पे आता है तो 13 पे एम आ जाएगा, और आई 9 पे होता है तो 8 पे एच आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ओ एस पी एन आर एफ एम एच। तो ये कहाँ पे है, ओ एस पी एन आर एफ एम एच, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि आपको वाकई में अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको मतलब एक कहते हैं ना एग्जाम के लिए आपको ऐसा पॉजिटिव फील हो रहा है, ठीक है, तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आइए जा नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे आपसे रैंकिंग का एक क्वेश्चन है। 5 friends A B C D E each cover different distances to their offices. A travels more than B. आइए जरा, अब यहाँ पे डिफरेंट बोला है तो इनकी एक रैंकिंग बना लेते हैं। इसको क्वेश्चन, स्क्रीन को थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस मिल सके। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 5 फ्रेंड्स हैं तो 5 लोगों की एक रैंकिंग तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज ए ट्रेवल्स मोर देन बी। ए बी से ज्यादा यात्रा करता है तो ए ऊपर होगा, बी नीचे होगा। बट लेस देन ई, लेकिन ए है ना ई से कम यात्रा करता है। डी ट्रेवल्स मोर देन ओनली सी। डी ज्यादा यात्रा करता है, ओनली फॉर सी से ज्यादा करता है और किसी से ज्यादा नहीं करेगा। इस ओनली वर्ड की वजह से क्या लग गया, रेस्ट्रिक्शन लग गया।
द वन हु ट्रेवल्स द मोस्ट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर। जो सबसे ज्यादा यात्रा करता है तो वो नंबर वन पे होगा, ठीक है, तो वो 30 किलोमीटर की यात्रा करता है। एंड बी ट्रेवल्स 15 किलोमीटर। तो एक बार एक काम करते हैं, इनको भी सेट कर लेते हैं। तो ई के नीचे ए, तो ई को यदि यहां रखा, इसके नीचे ए, इसके नीचे बी, ठीक है, तो ई का हो गया 30 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपसे कहता है बी ट्रेवल्स 15 किलोमीटर, बी आपका कितना करता है 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो बी को 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पॉसिबली ट्रेवल्स द 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर की यात्रा पॉसिबली कौन कर सकता है? भाई देखो, सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला व्यक्ति है जो वो 30 किलोमीटर की यात्रा करता है। बी थर्ड नंबर पे आता है, वो 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब जो 5 किलोमीटर की यात्रा है वो 15 से नीचे होगा, यानी 20 से नीचे होगा। अब 5 किलोमीटर डी को भी हो सकता है, सी को भी हो सकता है, तो कह नहीं सकते हैं। कह नहीं सकते हैं तो या तो सी होगा या फिर डी होगा, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि वो अमंग द फॉलोइंग पॉसिबली ट्रेवल्स द 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर पॉसिबली कौन जा सकता है? तो 20 किलोमीटर तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओनली ए ही जा सकता है ना, क्योंकि 20 जो नंबर होगा वो 15 और 30 के बीच का है। तो 15 और 30 के बीच में कौन है भाई? ई, और ई है 30 किलोमीटर ई के पास है और 15 किलोमीटर बी के पास है। इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो ए का मतलब ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारे पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अब आपसे कहता है डी डी 3 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ बी। बी के साउथ में एक काम करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं। देखिएगा, ये कह रहा है आपसे डी इज 3 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ बी। बी के साउथ में, तो बी यदि मान लेते हैं, बी यदि हमारा यहाँ पे है बी पॉइंट, तो इसके साउथ में, इसके साउथ में, इसका साउथ होगा नीचे। ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट? डी पॉइंट। आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज जी, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। आगे कहता है जी इज 5 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। जी है ना, सी के साउथ में है। सी के साउथ में कौन है? जी है, और डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। ए इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एफ। ए है ना, एफ के नॉर्थ में है। एफ के नॉर्थ में है कौन? ए। डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर। आगे बढ़ो। ई इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी। ई है ना, ए और डी के ठीक बीच में है। चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे। ए इज 7 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी। ए जो है वो डी के वेस्ट में 7 किलोमीटर है। तो ए को यहां लिख देते हैं, डिस्टेंस इज 7 किलोमीटर। अब इसने ये बोला था कि ई इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के ठीक बीच में ई आएगा, तो ई को यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हो जाएगी 3.5, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 3.5, टोटल 7 थी इसलिए। और जो ई पॉइंट था ना इनके ठीक बीच में था, इसलिए हमने इनको 3.5 में बांट दिया। अब देखिएगा, ए के नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, सॉरी एफ की नॉर्थ डायरेक्शन में ए है, या फिर कह सकते हैं कि ए की साउथ डायरेक्शन में एफ है। तो ए की साउथ डायरेक्शन में एफ को लिख देते हैं यहाँ पे, और डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर हो गया। चलो अब एक लाइन और बची है। बी इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी। बी है ना, सी के ईस्ट में 4 किलोमीटर पे है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, सी को यदि मैं यहां लिखूं तो इसके ईस्ट में ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो ये आप ध्यान रखना, ये ईस्ट पॉइंट का मतलब ईस्ट डायरेक्शन है। सी के ईस्ट में है बी पॉइंट और डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर मैंने यहां लिख दिया। और सी के साउथ में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आएगा जी पॉइंट। तो सी के साउथ में ये यहां से इसको क्रॉस करके 3 ये और 2 ये, तो जी आ जाएगा यहां, ठीक है। और ये हो गया 3 और 2 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है। फर्स्ट इज क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? विच डायरेक्शन इज ई फ्रॉम बी। यानी ई बी से किस दिशा की ओर है? ई पॉइंट है ना, बी से किस दिशा की ओर है ये पूछा जा रहा है। तो ई पॉइंट यहाँ पे है, और यदि मैं बी से इसकी डायरेक्शन को चेक करूं तो ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ई ए से कितनी दूर और किस दिशा में है? ई है ना, ए से कितनी दूर है और किस दिशा में है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ई ए से 3.5 किलोमीटर है, और किस दिशा में है? ई ए से पूछा है, तो ए से पूछा है तो ई पॉइंट, सॉरी ई पॉइंट ए से ईस्ट में है 3.5 किलोमीटर, ठीक है। तो 3.5 किलोमीटर कहाँ पे है? नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब एक बार के लिए हम देख लेते हैं कहीं डायग्राम में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई।
क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर नॉन ऑफ दीज आ गया, इसलिए एक सेकंड के लिए हम इसको फटाफट से चेक कर लेते हैं, ठीक है। डी बी से दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर है, डी बी से दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। जी सी से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, सी से 5 किलोमीटर, तो 3 और 2 5, बिल्कुल सही है। ए ए इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ के नॉर्थ में, बिल्कुल सही है ए, ठीक है। ई इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी, यस बिल्कुल सही है। ए इज 7 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, यस ये भी करेक्ट है, ठीक है। बी इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी, बी इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी, यस करेक्ट है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आपसे मॉडरेट में पेयर्स पूछ रहा है, तो मॉडरेट में पेयर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस वर्ड को लिख लेते हैं मॉडरेट। तो ये 5 है, T20, A1, R18, E5, D4, O15, M13। तो यहाँ पे सीधे सीधे पेयर हमें निकालने हैं। तो देखो दोस्तों, एक पेयर तो ये दिखाई दे रहा है 1 to 4, एक पेयर हमें दिखाई देता है 18 से 20, एक पेयर 15 के बाद 16, 17, 18, हाँ एक पेयर यहाँ पे है 15 से लेके 18, और एक पेयर है 15 से लेके 20 भी बनेगा फिर। तो टोटल मिला के यहाँ पे 5 पेयर बनते हैं, और 5 पेयर का मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है। अगला सवाल। अब दोस्तों क्यू जी का मैटरनल ग्रैंडफादर है, और जो एल और सी की संतान है जे बी का ब्रदर इन लॉ है ए। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं किसमें, होमवर्क के तौर पे। ये वाला सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, इनके आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम आपको भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अभी हम आज जो कर रहे हैं 21 क्वेश्चन कर रहे हैं, अब रिमेनिंग जो 19 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि टोटल भाई रीजनिंग में आएंगे, आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स एग्जाम में रीजनिंग के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। तो इस वाले सेट के अंदर अभी हमने सिर्फ 21 क्वेश्चन किए हैं, रिमेनिंग 19 क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे, अगले दिन करेंगे, और अगले वीडियो में करेंगे, और उसके बाद जाके सेट हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और यदि वाकई में आपको अच्छा लगा है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।